हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CMPC। कैसे हैं आप सब। चलते हैं साइंस की नेक्स्ट क्लास पे जो कि हमारी चल रही थी और मैथ्स की क्लास सर ले रहे हैं आपके और साइंस की क्लास यहाँ चल रही है। तो चलते हैं साइंस के नेक्स्ट टॉपिक पे, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो इस पे मैंने RBSC और NCERT की बुक से अलग अलग टॉपिक से PDF तैयार की है। तो वो कुछ स्लाइड्स मैं आपके सामने दिखाऊंगी। उस स्लाइड्स में सारे टॉपिक हम लेंगे। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए तो अलग अलग मुझे पार्ट करने पड़े इसके। तो चलते हैं नेक्स्ट में। पहला टॉपिक है तत्व। तत्व किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन परमाणु। ऑक्सीजन परमाणु क्या बन गए? ऑक्सीजन अणु। एक ही प्रकार के परमाणु मतलब ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु। यहाँ पे कोई दूसरा तत्व परमाणु नहीं आ सकता। ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगा, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन ही जुड़ेगा, नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन ही जुड़ेगा, क्लोरीन के साथ क्लोरीन ही जुड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक ही प्रकार के परमाणु जो मिलकर बनाते हैं उसको कहते हैं हम तत्व। क्या कहते हैं उसको? तत्व। उसके बाद चलते हैं, इसकी विशेषता दे रखी है कि किसी तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं। तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। इनके भौतिक गुण, इनके रासायनिक गुण, अगर परमाणु एक ही है तो उनके गुण भी एक ही होंगे, ये हमको ध्यान रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट में, यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? एक यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक नियत अनुपात, यह आपको ध्यान रखना है। नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, यौगिक क्या है? हाइड्रोजन परमाणु प्लस हाइड्रोजन परमाणु प्लस ऑक्सीजन परमाणु, ये तीनों मिलकर क्या बने? जल का एक अणु बन गया। मतलब तत्व में क्या था? परमाणु एक ही प्रकार के थे। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के परमाणु जो है वो मिलकर जो बनाते हैं अणु, उसको हम यहाँ कहते हैं यौगिक। क्या कहते हैं? यौगिक। हाइड्रोजन परमाणु प्लस हाइड्रोजन परमाणु, ये एक ही प्रकार का परमाणु हो गया। फिर एक ऑक्सीजन परमाणु और ले लिया, मतलब ये दूसरे प्रकार का परमाणु हो गया। सेम नहीं हुआ। और इन दोनों की अगर करेंगे गुणों की बात तो वो गुण भी अलग अलग होंगे। ठीक है, नीचे लिख रखा है चित्र के अनुसार हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर जल का एक अणु बनाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार सोडियम परमाणु और एक क्लोरीन परमाणु मिलकर परमाणु मतलब सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कार्बन के 12 परमाणु, हाइड्रोजन के 22 परमाणु, ऑक्सीजन के 11 परमाणु आपस में मिलकर शक्कर का एक अणु बनाते हैं। हम जानते हैं दो। अब एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है वो हम देख रहे हैं। 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। यौगिक का छोटे से छोटा कण क्या होता है? अणु होता है। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ ले कि यौगिक का छोटे से छोटा कण क्या होता है, तो वहाँ ऑप्शन में क्या होगा? परमाणु, तत्व या 2 और हो सकते हैं कोई भी। तो वहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि इस चीज़ को, यौगिक का छोटे से छोटा कण अणु होता है। क्या होता है? अणु। उसके बाद एक ही यौगिक के सभी अणु सभी गुणों में परस्पर समान होते हैं। ये हमने देख लिया कि एक ही यौगिक के सभी अणु सभी गुणों में परस्पर समान होते हैं। यौगिकों में मूल तत्वों के गुण विद्यमान नहीं होते हैं। मतलब यौगिक जो बन जाता है, जैसे कि जल का
अणु पूरा बन गया, तो उसमें जो मूल तत्व है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनके गुण उस जल में विद्यमान नहीं होंगे। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। यौगिकों को इनके मूल परमाणु में आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है जिनसे यह बने होते हैं। मतलब जल का जो पूरा एक अणु बन चुका है, पूरा यौगिक बन चुका है, उसको अपन वापस हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में इतनी आसानी से पृथक नहीं कर सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मिश्रण। मिश्रण किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्रण। मतलब अब यहाँ पे क्या आ गए? तत्व और यौगिक दोनों चीज़ आ चुकी है। पहले खाली एक परमाणु था, फिर दो अलग अलग टाइप के परमाणु थे, अब यहाँ पे तत्व और यौगिक दोनों आ चुके हैं। तत्व और यौगिक को किसी भी अनुपात में अगर मिलाएंगे तो वो एक मिश्रण बनेगा। मिश्रण में उनके अवयवों के गुण विद्यमान होते हैं। ये चीज़ डिफरेंस करती है यौगिक में और मिश्रण में, कि मिश्रण में उसके अवयव के गुण विद्यमान होते हैं, लेकिन ऊपर अपन ने देखा था कि यौगिक में मूल तत्व के गुण विद्यमान नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। फिर इनके मूल अवयवों को आसानी से पृथक किया जा सकता है, ये अपने को ध्यान रखना है। मिश्रण अलग अलग करने की अपन विधियां भी पढ़ेंगे आगे, तो उनको आसानी से अलग किया जा सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमने देख लिया मिश्रण एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। फिर आती है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहलाती है। मतलब किसी एक उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन अलग करना है तो उसको कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो उस ऊर्जा जो दी गई है उसको अपन कहते हैं आयनन एंथैल्पी। और यह किस में मापी जाती है? किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल, इसमें मापी जाती है। चूँकि इस प्रक्रिया में दी गई ऊर्जा दी जाती है, इसलिए इसका मान हमेशा धनायन होता है। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। फिर आती है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो ये क्या है? इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी दोनों एक ही चीज़ होती है। गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाया जाता है। आयनन एंथैल्पी में क्या हो रहा था? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा दी जा रही थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में क्या है कि इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए ऊर्जा दी जाती है, और उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इसका मान पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। ठीक है, इसका मान पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। यह तत्व की प्रकृति पर निर्भर करता है। नीचे अपन देख सकते हैं उदासीन परमाणु एक है, गैसीय फॉर्म में है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा है तो उसको ऋणायन बन गया और ऊर्जा मुक्त हुई, तो उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अब एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार छोटा होने और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ जाता है। एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में अनियमितताएं भी पाई जाती है। इस चीज़ को अपन एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। नेक्स्ट है विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता में क्या है? सहसंयोजक यौगिकों में दो असमान परमाणु के मध्य बने हुए रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉन को परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को विद्युत ऋणता कहते हैं। अपने को जस्ट ये बात ध्यान रखनी है, तत्वों की यह एक सापेक्ष प्रवृत्ति होती है। एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार छोटा होते जाने के कारण तत्वों की विद्युत ऋणता बढ़ती जाती है। एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार के बढ़ते जाने के कारण विद्युत
ऋणता का मान घटता जाता है। सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन होता है। ये एक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज, ये सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और ये बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, ये मैं आपको आगे बताती हूँ इसका क्या रीज़न है। और ये PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगी, तो उसकी टेंशन आप मत लेना। लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, प्रैक्टिस होती है जस्ट उसकी। उसके पहले हमें देख लेते हैं कि जैसे कुछ तत्व है, उनके जो प्रतीक है वो लैटिन नाम से लिए गए, तो उसके लैटिन नाम क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। सोडियम का लैटिन नाम क्या है? नेट्रियम। इससे संकेत क्या बना? Na। कॉपर, तांबा, तो इसका लैटिन नाम क्या है? क्यूप्रम, संकेत Cu। पोटेशियम है तो इसका क्या बना? कैलियम और संकेत K। चांदी है तो ये अर्जेंटम और संकेत Ag। लोहा है तो ये किससे बना? फेरम, Fe। सोना है तो वो किससे बना है? लैटिन नाम ओरम और संकेत Au। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख लें। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है आपकी पूरी आवर्त सारणी। तो इसमें जो आप देख सकते हैं ये अलग अलग तत्व हैं सब। इसको पूरी को आपको तत्वों सहित तत्वों के नाम भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि है ना अब कर्मचारी चयन बोर्ड ये भी पूछने लग गया है। अलग अलग एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इनके प्रतीक दे सकते हैं और उसका नाम क्या है, पूछ सकते हैं। तो इसकी मैं आपको पूरी आगे लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगी, चिंता मत करना। हाँ, ये आता है अब हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम, जिसकी बहुत देर से आप सबको वेट था। ठीक है, तो अब इसमें अपन को देखते हैं कि ये बीच में जो है आपकी ये पूरी आपकी आवर्त सारणी है। ठीक है, इस आवर्त सारणी में मैं लिख देती हूँ, एक सेकेंड। ये लेफ्ट है, ठीक है, और ये राइट है। ठीक है, तो ये लेफ्ट है और ये राइट है। अब लेफ्ट से राइट जाने पे ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये डायग्राम अगर आपको याद है तो आपकी बहुत सारी समस्याएं यहीं सॉल्व हो जाएगी। बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट से राइट जाने पे अधात्विक गुण, सबसे पहले अधात्विक गुण की बात करते हैं। ठीक है, अधात्विक गुण जो है ये बढ़ता है। ठीक है, मतलब शुरू में सबसे कम अधात्विक तत्व है और उसके बाद ज़्यादा अधात्विक तत्व है। ये हो गई अधात्विक गुणों की बात। फिर चलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ती है। ठीक है, लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ती है। फिर है आयनन एंथैल्पी। तो आयनन एंथैल्पी भी लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती है। इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट से राइट जाने पे अपन को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ेगी वो ऊर्जा हमेशा बढ़ेगी। जो राइट साइड में जो तत्व है उनमें ऊर्जा सबसे ज़्यादा देनी पड़ेगी, तब जाके उसमें से इलेक्ट्रॉन अपन निकाल पाएंगे। आयनन एंथैल्पी बढ़ने का मतलब ये हुआ। और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जस्ट इसकी उल्टी है। ठीक है, फिर है परमाणु त्रिज्या। अब ऊपर से नीचे आते हैं। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या में क्या है कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि उसमें कोश बढ़ जाते हैं। ठीक है, और विद्युत ऋणात्मकता है नीचे से ऊपर जाने पे बढ़ती है। मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता कम होगी। सबसे ऊपर जो तत्व है उसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा है। ठीक है,
और धात्विक गुण जो है वो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, मतलब शुरू में सबसे ज़्यादा अधात्विक चीज़ें हैं, धात्विक गुण नीचे जाते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे। अच्छा, ये जो आड़ी चीज़ें हैं इनको कहते हैं आवर्त, और जो खड़ी है उनको कहते हैं वर्ग। ठीक है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे अधात्विक गुण बढ़ता है, सॉरी धात्विक गुण बढ़ता है। ठीक है, अधात्विक गुण जो है ये रहा, नीचे से ऊपर जाने पे बढ़ेगा, यानी कि ऊपर से नीचे आने पे कम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और आयनन एंथैल्पी की बात है तो वो भी नीचे से ऊपर जाने पे बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो भी नीचे से ऊपर जाने पे बढ़ेगी। फिर परमाणु त्रिज्या की बात करें तो राइट से लेफ्ट, ठीक है, राइट से लेफ्ट जाने पे परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, और विद्युत ऋणात्मकता जो है वो लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ेगी, और धात्विक गुण वो राइट से लेफ्ट जाने पे बढ़ेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान भी रखना है और याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कैसे भी पूछ सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये चीज़ एक मेन चीज़ थी जो आपको याद रखनी है। फिर आएंगे अपन धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता। सक्रियता श्रेणी और धातुओं के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो आज की क्लास में बस इतने ही पढ़ेंगे, नहीं तो अलग अलग पार्ट नहीं हो पाएंगे अगर थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया तो मैंने। तो धातुओं के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये क्लास में आपको दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे सारी सूचना क्लास की वहीं दी जाती है, और कोई सोशल मीडिया भी एक्टिव नहीं है, तो आपको टेलीग्राम पे ही जुड़ना पड़ेगा। CMPC नाम से टेलीग्राम पे भी है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आपको मिलेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।